हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हम एनसीईआरटी मैथ की सीरीज में अध्याय फर्स्ट पढ़ रहे थे, इसकी हमने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर ली थी बच्चों। तो आइए आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करते हैं। देखिए, उसमें हमने इक्वल विभाजन से एचसीएफ निकाला था। इसमें हमको वही चीज करनी है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, वही छोटी सी बात जो आपने साथ में 8वीं में पढ़ी थी, अभाज्य गुणनखंड, उसी विधि से निकालना है हमको एचसीएफ और एलसीएम। आइए स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला सवाल है, इसको हम हल ला लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कितना है? 12। तो हम 12 के गुणनखंड तोड़ लेंगे और बच्चों का के तोड़ लेंगे हम यहाँ पे 15 के, और साथ में तोड़ लेंगे 21 के। ठीक है, आपको एक साथ तोड़ के रख लेना सबके। तो चलिए, 12 में का जाएगा, तो आप कहोगे सर ये तो सम संख्या है, तो 2 का चला जाएगा। बिल्कुल जाएगा, 2 का पहाड़ा पड़े 12 से जाना, 2 6 12, फिर से 2 3 6 और 3 1 3। ठीक है बच्चों, ये आ गया। इसके साथ हम निकाल लेते हैं 15 के, तो 15 में का जाएगा 3 का, 3 5 15 और 5 1 5। ठीक है, इसी तरीके से 21 के, तो क्या जाएगा बच्चों इसमें 3 का, 3 7 21 और 7 1 7। तो इस तरीके से इनके अभाज्य गुणनखंड टूट गया है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? 12 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, और इसी तरह 15 को क्या लिखेंगे हम बच्चों? 15 के गुणनखंड आए हमारे पास 3 गुणित 5, और 21 के गुणनखंड कितने आए बच्चों हमारे पास? 3 गुणित 7। ठीक है बच्चों, तो अब हमको इनका निकालना है एचसीएफ और साथ में निकालना है इनका एलसीएम। तो सबसे पहले हम बच्चों इसका निकाल लेते हैं एचसीएफ स्टूडेंट। तो एचसीएफ देखिए बच्चों, एचसीएफ ज्ञात करना बहुत ही सरल विधि है। तो हमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करना क्या है? देखिए, वो अंक लिख लीजिए इसमें जो सबके पास हो, तीनों के पास हो। ठीक है, जैसे हम 2 की बात करें, इसके पास 2 है, क्या इसके पास है? नहीं। इसके पास है 2? नहीं, तो 2 हमारे एचसीएफ में शामिल नहीं होगा। ये 2 भी नहीं होगा। इस 3 हम इसके पास है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है। तो जो तीनों के पास है उसको सिर्फ एक बार लिखिए। तो 3 सबके पास है, और है क्या कुछ? नहीं है। देखिए, इसके पास 5 है, लेकिन इसके पास नहीं है। ठीक है, इसके पास भी नहीं, तो 5 भी नहीं आएगा। 7 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना होगा स्टूडेंट? ओनली 3 होगा। क्यों होगा 3? क्योंकि 3 इनके पास भी है, 3 तीनों के पास है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना होगा? 3। अब चाहिए बच्चों हमें एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो देखिए, जो लिखते चलिए, जो डबल आ रहा है बस उसको, जो तीनों के पास है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर, तो 3 बार लिख दो, नहीं। देखिए, जैसे 2 आया तो 2 को एक बार आ रहा तो लिख ले दीजिए, फिर ये 2 आ रहा तो इसको भी लिख ले दीजिए। ये 3 पहली बार आ रहा है, इसको आने दीजिए। ठीक है, अब ये 3 दोबारा आ रहा है। देखिए, दोबारा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं, देखिए यहाँ पे 2 भी तो दोबारा आया था, लेकिन 2 का मतलब ये है कि ये तीनों के पास नहीं था। अब देखिए, 3 जो एचसीएफ है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। तो 3 एचसीएफ 3 था तो एक बार लिखेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे हम 5 स्टूडेंट, और लिखेंगे फिर 7। ये 3 नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसका हम गुणा कर देते हैं। 4 4 3 12 और 5 7 35। इसका गुणा करेंगे तो देखिए, 12 का करेंगे, 12 पंचे 60 का शून्य, हासिल में आई 6, 12 दूनी 24, 12 3 36 और 6 36 और 6 हो जाएंगे आपके बच्चों 42। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 420। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी है। ये एक सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, एचसीएफ निकालना था हमको और एलसीएम। तो एचसीएफ आया बच्चों इसका कितना? 3, और एलसीएम कितना आया? 420। इसी तरीके से इसका निकालेंगे हम। सबसे पहले 17 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो चूंकि 17 अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें 17 का ही भाग जाएगा बच्चों। कितनी बार जाएगा? एक बार। 17 एकम 17। दूसरा कितना? 23। तो 23 है, 23 भी क्या है बच्चों? 23 किसी के पहाड़े में आता है क्या? 2 के, 4 के, 6 के, 7 के नहीं आता ना। तो 23 भी अभाज्य है, इसलिए इसमें क्या जाएगा? 23 का ही भाग जाएगा। और कितने बार जाएगा बच्चों? एक बार। 23 एकम 23। इसी तरह तरीके से अगला पॉइंट है हमारा 29।
तो 29 की भी गुणनखंड तोड़ के रखिए, तो 29 भी एक अभाज्य संख्या है बच्चों, तो उसमें जाएगा ओनली 29 का कितने बार जाएगा, एक बार। ठीक है बच्चों, तो अब हम इनके लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हमने 17 को लिखा, 17 की गुणनखंड क्या टूटे बच्चों, 17 गुणित 1, फिर इसके बाद 23, 23 बराबर 23 गुणित 1, फिर 29, तो 29 गुणित 1। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इनका निकाल लेते हैं HCF। क्या निकाल लेते हैं, HCF। HCF क्या पढ़ा था बच्चों हमने, जो तीनों के पास है। तो क्या है तीनों के पास, देखिए 17 23 ये तो है नहीं है, तीनों के पास है क्या, 1 1 1, क्या है 1 1 1। तो HCF कितना हो गया बच्चों हमारा 1। अब हमको चाहिए है LCM, तो LCM कितना हो जाएगा बच्चों, इन सब का गुणा 17, देखिए एक का तो कोई वैल्यू गुणा करेंगे तो 17 एकम 17, ठीक है, तो एक को नहीं लिखते हम, और गुणा 23 और गुणा 29, इन सब का कर लेंगे गुणा, तो जो आंसर आएगा वह हमारा बच्चों हो जाएगा LCM। ठीक है, तो इसका आएगा बच्चों 11,339, आप गुणा कर लीजिए आराम से। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल, क्या है तीसरा सवाल मैं करवाऊं, नहीं बच्चों, ये आपके लिए क्या है, HW है, HW है, होमवर्क में है, ये सवाल आपको इसी तरीके से बनाना। देखिए ये दोनों सवाल आपने समझे हैं, अब आप एक खुद बनाइए, तब आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आपने इससे पहले के जो सवाल भी होमवर्क में दिए थे, मैंने किसी ने उसका आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज़ जाइए उस सवाल को करके उसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए इसके बाद हम चौथा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए हम चौथा सवाल हल करने वाले हैं। क्या कह रहा है चौथा प्रश्न आपका, कह रहा है कि प्रश्न 4, अच्छा मोस्ट IMP है ये बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट IMP, यानी हम 2024 में डाल सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि HCF 306 और 657 का दिया है हमें 9, दोनों का HCF उन्होंने हमको दे दिया, कितना है बच्चों 9, और कह रहा है कि LCM इनका ज्ञात कीजिए, LCM इनका ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे, दिया है, क्या बोलेंगे हम, दिया है, क्या दिया हमको, इन दोनों संख्याओं का HCF 306, 657 का HCF हमको दिया है बच्चों, कितना है 9। ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट, हमको ज्ञात करना है। देखिए जब आपसे सवाल में ज्ञात करना है क्या दिया है, तो ये लिखना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे एक अंक आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे हमको चाहिए 306 और 657 का हमको निकालना है बच्चों LCM, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तब तो स्टूडेंट इससे पहले आपने दूसरे सवाल में एक सूत्र पढ़ा था, क्या जांच करने के लिए, क्या पढ़ा था हमने स्टूडेंट कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर था LCM इंटू HCF। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमें, तो हमको यही निकालना था। दो संख्या क्या थी, दो संख्या है, एक तो 306 है स्टूडेंट, एक है हमारे पास, ये मान के चलिए 306, दूसरी ये, तो दो संख्या का गुणनफल यानी इन दोनों का गुणा करिए, 306 गुणा 657 बराबर LCM हमको फाइंड करना है। तो LCM को ज्यों का त्यों लिखिए, गुणा HCF कितना दिया बच्चों हमें, इनका 9 दिया है, तो यहाँ पे क्या रख देते हैं हम 9। देखिए बच्चों इनका हम गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए है LCM, तो इस 9 को ये गुणा में है तो ये कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो अपन या करके लिख लेते हैं, या LCM इंटू 9, इसको उस साइड ले जाते हैं, 306 गुणित 657। अब हमको चाहिए LCM, तो LCM को यहीं छोड़ेंगे, ये 9 भाई साहब चले जाएंगे इसके बटे में, यानी कि 306 गुणा 657 बटे में 9। क्या बच्चों, तो इसी में से किसी संख्या को काट देते हैं, इसको इससे काट देते हैं, 9 7 63, और बचे कितने बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 65 थे, 9 7 63 बचे 2 हो गए 27, 9 18 9 3 27। तो
306 गुणा 73, इनका जब हम गुणा करेंगे बच्चों तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो गुणा करके देख लेते हैं इसका कितना आएगा बच्चों। 300 + 6, इसको मैं अपने तरीके से गुणा करता हूँ, आपको गुणा कर लेना है, ठीक है। तो 73 0 0 3 त्रिका 9 3 7 21, और बच्चों 6 का करना है, 6 3 18 और 6 7 42 और 1 43, 8 3 9 4 13 अपना 1 और ये 22,338, कितना आ जाएगा बच्चों 22,338, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको हम क्या डाल देंगे, आंसर, यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट 5वां और 6वां सवाल और देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 5वां है, क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, अब प्राकृतिक संख्या कहां से देखी थी बच्चों हमने, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ये डैश 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 सब कुछ होगा अंतर। तो प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे n की घात, वो कह रहा है कि 6 पे कोई की घात हो सकती है, n मतलब 1 की 2 की 3 की 4 की 5 की, इस तरीके से, ठीक है। तो 6 पे n की घात अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। हमको क्या बताना कि ये जो अंक है वो 0 पर समाप्त हो सकता है। देखिए हम 6 पे 1 की घात रखेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, ये 6 आएगा। फिर 2 की रखेंगे तो 6 6 36 आएगा, 3 की रखेंगे तो 6 का घन 216 आएगा। तो हमको ऐसा करके बताना है, तो आइए इसको इजी तरीके से बताते हैं। वो कह रहा है कि भैया 6 पे n की घात का अंक मतलब इकाई का अंक 0 हो, 0 हो, ये बताना है। तो हल करेंगे बच्चों हम इसका। तो सबसे पहले हम 6 पे n यानी कि यहाँ 6 के अपन तोड़ देते हैं गुणनखंड 6 पे n के, तो कितने आएगा बच्चों, 6 के कितने होते हैं, 2 दिया 6, 3 एकम 3 यानी 2 गुणा 3 और घात कितने की बच्चों, n की, ठीक है। तो लिख सकते 2 गुणा 3 पे n की घात, ठीक है। तो हम लास्ट में हमको क्या कहना है, हमको यहाँ पे देखना है, चूंकि क्या होता है, चूंकि यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना हो बच्चों, 0 हो, क्या हो, 0 हो, तो उसका एक गुणनखंड, एक अभाज्य गुणनखंड 5 पे n की घात के रूप का होता है, ठीक है। या फिर ऐसा 2 पे n 2 गुणित 5 पे n, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित n गुणित 2 पे n की घात गुणित 5 पे n की घात के रूप का होता है, ठीक है बच्चों। ऐसा होता है, देखिए अगर जैसे 2 पे 1 की घात है, वो 5 पे भी 1 की घात है, तो इसका कितना आएगा 10, यानी इकाई का अंक कितना आ रहा है 0। अगर इसका 2 की घात कर दें, इधर भी 2 की घात कर दे, तो 2 दूनी 4 गुणा 5 का वर्ग 5 25, जब इसका गुणा करेंगे तो 25 चौके 100। तो देखिए इसका अंक इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का हो तो उसका इकाई का अंक 0 होता है, ठीक है। ये एक प्रमेय कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, मतलब अगर 0 होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 2 गुणित 5 होना चाहिए, होता है। लेकिन अपन क्या देख रहे हैं बच्चों, जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है 6, इसके अभाज्य गुणनखंड में 6 पे n की घात यानी 2 गुणित 3 में 5 नहीं है, 5 पे n की घात नहीं है, अतः 6 पे n की घात का इकाई अंक 0 नहीं हो सकता,
क्या नहीं हो सकता बच्चों? शून्य नहीं हो सकता। तो ये बच्चों छोटा सा सवाल था, बस इसको लॉजिक समझना था, बस और कुछ नहीं था। ठीक है, ये आता है परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसी तरीके से एक सवाल और है छठवां, तो उसको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये प्रश्न नंबर 6 है। देखिए चौथा, पांचवा, छठवां, ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी, क्योंकि 2 अंक का पूछा जाता है इस चैप्टर से, तो ये जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। ठीक है बच्चों, इसको पहले हल कर लेते हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, इसमें सबसे में से ये प्लस का है, ये 2 पार्ट बन रहे हैं, गुणा वाला और एक इस साइड का प्लस वाला, 2 पार्ट बन गए। तो हम दोनों में से क्या देख रहे हैं बच्चों कि हमारे पास 13 इधर है, 13 इधर है, तो हम 13 निकाल सकते हैं बाहर। इधर बच्चा क्या बच्चों, 7 गुणित 11, तो बोल सकते हैं हम इसको 7 गुणित 11 धन, इधर क्या बचा, 13 निकल गया, तो 13 कम 13 मतलब कितना बचा, 1। तो 13 और कोष्टक में 77 धन 1, यानी हो जाएगा बच्चों कितना, 77 और 1 78। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट, क्या देख रहे हैं कि 13 के अलावा इसमें काय का भाग जाता है, 6 का भी चला जाएगा। ठीक है, 13 6 78, 13 का भी चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें भाग जा रहा है। उसने कहा था कि ये भाज्य क्यों है, तो हम लिख देंगे ये भाज्य है क्योंकि इसमें किसका भाग जा रहा है, इसमें 13 का भाग जा रहा है। तो क्या बोल देंगे हम, यह संख्या 13 और 6 से भाज्य है, अतः देखिए 6 का चला जाएगा इसमें, 6 से भाज्य है, अतः यह भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है स्टूडेंट, भाज्य संख्या है। अब आइए हम दूसरे का देख लेते हैं। दूसरा में क्या लिखा था, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। तो देखिए एक स्टेप यहाँ से यहाँ तक है स्टूडेंट, और एक यहाँ पे, इसमें भी 2 पार्ट है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, क्या हम दोनों में से 5 को बाहर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमने 5 को लिया बाहर और इसको किया, तो 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 1। इसको जब हम हल करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे गुणा कर लीजिए, 6 चौकी 24, यानी इसको करिए 6 7 42 गुणा 3 चौके 12 और 2 एकम 2 धन 1। अब इसको हल करिए, 5 गुणित, तो इसको करेंगे 12 दूनी 24, 12 चौके 48 और 2 50। अभी गुणा में 2 बच गए स्टूडेंट, गुणा 2 और धन 1, 5 गुणा, तो जब करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 शून्य 0, 2 पंचे 10 धन 1। 5 गुणित, इसको हम ऐड कर देंगे तो 1009। अब देखिए स्टूडेंट, इस पूरी संख्या में 5 का भाग जा रहा है, इसमें अगर हम भाग दें तो 5 का क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। तो क्या बोल देंगे, यह संख्या किससे, 5 से भाज्य, 5 से भाज्य है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, आप लिख लीजिए, यह संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट प्रश्नावली 1.2 हमारी कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 को एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। तो आशा है बच्चों आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। अगर जहां पर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा बच्चों। तो हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन
समय समय पर मिलते रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।